हेलो स्टूडेंट्स, तो हाइगन्स प्रिंसिपल और हाइगन प्रिंसिपल से फर्दर जो स्टडीज है वो हमने आज स्टडी करनी है। तो हाइगन प्रिंसिपल के पोस्टुलेट जो यहाँ पे दो लिखे हैं वो क्या है? एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस which travels in all direction with the speed of wave and it emits its own wavelets। ये आपको बताया गया है। जस्ट पोस्टुलेट यहाँ पे इकट्ठे करके लिखे हैं। सेकंड पोस्टुलेट क्या था? दैट द कॉमन टेंजेंट ऑन दीज वेवलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विल गिव यू न्यू वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट क्या था? इट इज द continuous locus of all the particles of the medium which are vibrating in the same phase। ये सारे पॉइंट्स आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं, चाहे तो आप वहां जाके दोबारा देखें। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वेव फ्रंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलरली आप वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे, यानी कि वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। तो लेट्स सपोज कर लीजिए दो रेज हम लेते हैं विच आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर, से रे 1 एंड रे 2 एंड दे स्ट्राइक ऑन सम रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पुत्र। अब एक रे फर्स्ट जो है वो सी तक और सेकंड रे जो है वो पॉइंट ए तक चली, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं, दैट इज स्पीड ऑफ वेव, क्योंकि सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? सपोज बराबर। अब यहां से आपने सबसे पहला वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। तो वेव फ्रंट इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव। तो वेव अगर ये आ रही है तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा पुत्र 90 डिग्री। यू कैन सी दिस, ठीक है जी। तो हमने एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर लिया ए से बी तक का ब्लू पेन। उसके बाद सी से नेक्स्ट आगे जो है टाइम टी के अंदर सपोज वेव फर्दर ट्रेवल करेगी इनटू द सेम मीडियम विद द वेलोसिटी v, तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगी पुत्र? v इंटू टी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो अब लेट्स सपोज जितनी भी ये वैल्यू आएगी आप उतनी कंपास खोलें और सी पे रख के उस कंपास से आर्क ड्रॉ करें। सपोज मैंने एक आर्क ड्रॉ करी है डी पे। सिमिलरली इस पॉइंट ए से भी वेव ट्रेवल करेगी और वो भी सेम डिस्टेंस vt कवर करेगी, ठीक है। और यहां से जो आर्क ड्रॉ करोगे, देखो पुत्र आर्क वैसे सेमी सर्कल की फॉर्म में यहां ड्रॉ होगी क्योंकि नीचे तो मीडियम के आगे लाइट नहीं जा रही है। लेकिन हम क्या करेंगे कॉमन सेंस के हिसाब से, क्योंकि रेज रिफ्लेक्ट होकर इधर को जाएगी तो हम आर्क जो है वो समहाउ इधर इस डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे यहां से, ठीक है पुत्र। अब इन दोनों आर्क्स को, तो अब यहां से आपने एक आर्क ड्रॉ करी ए से ई तक, कितना डिस्टेंस कवर करेगी सर? वो भी vt डिस्टेंस कवर करेगी ये। और सी से डी तक सर ये भी डिस्टेंस vt ही कवर कर रही है। यहां तक क्लियर हो गया पुत्र? अब इन दोनों आर्क्स को कॉमनली आउटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंट को ड्रॉ करोगे तो क्या मिल जाएगा? वेव फ्रंट। कौन सा मिल गया जी? डी वेव फ्रंट। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और जो आपने डी बनाया ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है ना। फर्स्ट 1 2 ये दोनों इंसिडेंट रे हैं, इंसिडेंट रेज, ठीक है पुत्र। और 1 डैश एंड 2 डैश ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज। यहां तक क्लियर हुआ? डायग्राम समझ में आ गया यहां तक? तो अब उत्तर आपने ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने के बाद अब ये एंगल 90 डिग्री होगा, वेव फ्रंट के साथ आपकी रे बना रही है। सिमिलरली ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें जिसको आप क्या कहोगे? नॉर्मल, ठीक है। मतलब एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां से ये एंगल कितना है? टोटल 90 डिग्री है। ये वाला एंगल, ये देखिए ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये, ठीक है। मतलब ये एंगल आई है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई, ठीक है। मतलब अब ध्यान से देखें ये नॉर्मल है, नॉर्मल टू द सरफेस है ये वाला, तो ये एंगल भी पूरे का पूरा 90 डिग्री है नीचे। ये एंगल 90 माइनस आई है तो ये क्या हो जाएगा? पूरा एंगल ये हो जाएगा एंगल आई। तो कह सकता हूं मैं एंगल CAD कैड इज एंगल आई। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड द सरफेस
सरफेस। क्लियर हो गया जी? यानी कि एक और डेफिनेशन आ गई है एंगल ऑफ इंसिडेंस की। पहले हम बोलते थे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, अब है एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड नॉर्मल की जगह सरफेस। यहां तक क्लियर हो गया? अब हम इधर भी ड्रॉ करते हैं, तो यहां से अगेन हम क्या करते हैं, डी को हटाएंगे थोड़ा सा, यहां पे एक अगेन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पुत्र। उसी तरह ये होगा 90 माइनस आर, तो सर यहाँ पे ये बड़ा एंगल, ये वाला एंगल हो जाएगा एंगल आर। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यानी कि एंगल ई डी ए ये बन गया जी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड सरफेस, यानी कि एक और डेफिनेशन बन गई है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। अब उत्तर इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को मैंने बीच में से निकाल के यहां रख लिया है, ACD और AED नीचे। ये एंगल आर, डी वाला एंगल आर, ये एंगल आई अलग से इस बड़े ट्रायंगल में एंगल आई, VT डिस्टेंस कवर किया। अगर आप ध्यान से देखें तो AD कॉमन है, AE इज इक्वल टू CD है, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल E है 90 डिग्री। तो यानी कि हम कह सकते हैं ट्रायंगल ACD इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल AED। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्करेंट है पुत्र, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है तो इसका मतलब एंगल ऑपोजिट टू द इक्वल साइड, VT के ऑपोजिट कौन है, एंगल I, और इधर VT के ऑपोजिट कौन है, एंगल R, दे बोथ आर आल्सो इक्वल्स। तो यही तो है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। क्लियर हुआ? तो अब उधर सेकंड लॉ समझने के लिए देखिए, जो AB है ये प्लेन, ये वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये इस बोर्ड के सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये देखो बाहर। देन DE यानी कि रिफ्लेक्टिंग वेव फ्रंट, ये वाला हाथ, ये भी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, अंदर से लेके बाहर तक ऐसे कट के जाएगा ना ऐसे। और ये AD यानी कि ये सरफेस, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। आप सपोज कर लीजिए बाहर को, मेरा हाथ जैसे बाहर है, ठीक है। अब जो इंसिडेंट रेज हैं दे आर परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट वेव फ्रंट, यानी कि अगर ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है इसके परपेंडिकुलर ये रहा, सही हो गया जी। उसके बाद नॉर्मल जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस लाइक दिस, तो ये रहा, देखो सेम, देख रहे हो। देन रिफ्लेक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये रही रिफ्लेक्टेड रेज, ये रहा वेव फ्रंट। तो अगर आप ध्यान दो तो ये और ये, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, all are lie in the same plane. This is the second law of reflection. So it means we can easily explain the reflection concept on the basis of Huygens theory. अब उधर हम रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स वेव थ्योरी। तो यहाँ पे आपने एक सरफेस लिया जो कि दो मीडियम्स को, मीडियम 1 और मीडियम 2 को सेपरेट कर रहा है। मीडियम 1 के अंदर, यहाँ मीडियम 1 के अंदर वेव की वेलोसिटी v1 है, सेम वेव की वेलोसिटी जो है वो मीडियम 2 के अंदर सपोज v2 हो गई, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी डिपेंड करती है मीडियम पे। अब लेट्स सपोज के लिए दो रेज इंसिडेंट आ रही हैं a b और c d, सेम टाइम में जब b यहाँ पे पहुंचा तो d यहाँ तक पहुंची, यानी कि वेव d तक पहुंची होगी। यहां से आपने सबसे पहले एक ड्रॉ कर लिया वेव फ्रंट परपेंडिकुलर टू द प्रोपगेशन ऑफ अ वेव, हमने ड्रॉ किया है वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट के ऊपर हर एक पॉइंट एक्ट करेगा एज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, जो कि प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी वेवलेट, फर्दर सेकेंडरी वेवलेट, अंग्रेजी वहां लिखी है, ठीक है। तो सपोज डी से टाइम टी के अंदर वेव ट्रेवल कर रही है विद वेलोसिटी v1, और हम सपोज कर देंगे v1 की वैल्यू v2 से ज्यादा, यानी कि मीडियम 1 जो है वो रेयर है और मीडियम 2 जो है ये आपका डेंसर है, ये डेंसर है, ये रेयर है ना। अच्छा, अब उस हिसाब से v1 t डिस्टेंस कवर किया, d से सपोज आपने एक आर्क ड्रॉ कर ली, यहाँ पे काट ली। अब v2 इंटू टी सेम टाइम के अंदर वेलोसिटी v2 से ट्रेवल करेगी डेंसर मीडियम में रे, और वो डिस्टेंस कवर कर कितना करेगी v2 इंटू टी। लेट्स सपोज b से लिया और v2 इंटू टी छोटा होगा तो हमने छोटा नियर बाय डिस्टेंस पे आर्क लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों के कॉमन टेंजेंट्स को ड्रॉ करेंगे एंड देन वी विल गिव अ प्लेन वेव फ्रंट,
ये थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा, है ना। आप अगर कंपास से एग्जैक्ट वैल्यूज लेके बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से फील होंगे, ठीक है पुत्र, ठीक है। तो ये सपोज ई है, ये लेट सपोज कर लीजिए पॉइंट एफ है, ठीक है, जहाँ पे कॉमन टेंजेंट्स को आपने जोड़ा है। अब इन दोनों टेंजेंट से आप परपेंडिकुलरली ड्रॉ करेंगे फर्दर रेस, क्योंकि आपको पता है वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है वेव। तो यानी कि यहाँ से ये और भैया यहाँ से इसको जोड़ दो और ये। आप ध्यान से देखिए वेव जो है वो थोड़ी थोड़ी बेंड हो गई है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसी को तो कहा गया था बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यही अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब भाई ऐसा है, यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं और एंगल से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम क्या करते हैं पुत्र, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये रेड पेन नॉर्मल है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे में एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सब ये एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री था तो ये 90 माइनस आई है। अच्छा, ये नॉर्मल के साथ ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, ये 90 माइनस आई है तो ये एंगल आई है, वही पुरानी कहानी। ऐसे ही यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल आर है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पुत्र ये वेव फ्रंट है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपको पता है 90 होता है, तो ये 90 माइनस आर है, ये 90 माइनस आर है। तो अल्टीमेटली सरफेस और नॉर्मल के बीच में एंगल 90 होता है। तो सर ये 90 माइनस आर है तो एंगल आर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया पुत्र। ए से बी, सी से लेके डी क्या है, इंसिडेंट रेज। बी टू डी क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अच्छा, बी से लेके एफ एच क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इसी तरह ई से जी रिफ्लेक्टेड रे सॉरी। और वेव फ्रंट क्या है, F2E रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। और ये लाल पेन नॉर्मल। यहाँ तक क्लियर हो गया पुत्र। तो यहाँ पे आप वही सेकंड लॉ अगर मैं 2 मिनट के लिए पहले प्रूव कर दूं तो हो जाएगा। देखो ये रहा आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, सरफेस और इंसिडेंट वेव फ्रंट, ऑल आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। सरफेस के बाहर को आ रहे हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब ये तीनों कौन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, दे आर परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट वेव फ्रंट, सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट रिस्पेक्टिवली। है, नहीं समझ आया? देखो ये इसके, ये भाई साहब इसके और ये भाई साहब इसके, है ना। तो यानी कि ये सारे के सारे अगेन सेम प्लेन में है। तो यानी कि जो सेकंड लॉ मैंने पहले बता दिया, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइन इन द सेम प्लेन। क्लियर हो गया जी। अब हम दोबारा से फर्स्ट लॉ भी प्रूव करते हैं। अब हम क्या करते हैं पुत्र, ये ट्राइंगल उठाते हैं यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे, ये है बी, ये है डी, ये है ई। ये एंगल 90 डिग्री, ये कॉमन है। ये डिस्टेंस है कितना पुत्र, V1 इंटू टी। ठीक है जी। ये एंगल कितना है, एंगल आई। यहाँ तक ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है जी। इसको ऐसे करके भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है अगर आप देखना चाहो, क्योंकि मैं यहाँ पे निकालना चाहूँगा साइन आई। साइन आई का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोले तो V1 इंटू टी अपॉन बोले तो BE। ठीक है जी। अब इस ट्रायंगल को देखो, नीचे वाले को ऐसे ले लो, ठीक है उत्तर, BEF। सर ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। इस बार ये कितना है, ये है V2 इंटू टी उत्तर, और ये साइड कॉमन है। अब यहाँ पे एंगल आर ये रहा, तो साइन आर निकालें। सर इसका परपेंडिकुलर V2 इंटू टी अपॉन हाइपोटेन्यूज BE। तो अब क्या करो पुत्र, साइन आई अपॉन साइन आर करके देखो। तो साइन आई बाय साइन आर क्या होगा, V1 इंटू टी अपॉन BE इंटू V2 इंटू टी अपॉन BE। तो BE भी कर देगा तो फॉर्मूला क्या बचेगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज V1 अपॉन, यही फॉर्मूला है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। यही तो है आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट के बराबर आएगा, और इसी को कहा था आपने स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। एंड बाय कैलकुलेशन दिस कांस्टेंट यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इज आल्सो इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि μ2 अपॉन μ1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू, जैसा बताया है वही सारी बातें दोबारा रिपीट कर रहे हैं। सर क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर
विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, हैंस प्रूव्ड, यानी कि आपने इस लॉ को भी अगेन प्रूव कर लिया है बाय यूजिंग हाइगन्स वेव थ्योरी। तो पुत्र अब हम स्टडी करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रेवल थ्रू अ मीडियम इन अ सेम टाइम, then on superimposing the net resultant of the displacement of the particle of a medium is equal to the vector sum of the displacement of the same particle due to the individual waves। कहने का मतलब सपोज ये कोई पार्टिकल है P, अब ये काली वाली एक वेव आ रही है, इसकी वजह से ये पार्टिकल P लेट सपोज डिस्प्लेस हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में y1 डिस्टेंस, सपोज ये ले लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर, ठीक है पुत्र। दूसरी वेव आ रही है y2 वो इसी पार्टिकल को अगर अकेली वेव होती तो वो डिस्प्लेस करते लेट्स सपोज से 6 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है पुत्र। अब जब ये दोनों वेव सुपर इंपोज हुई यानी कि मिली, जब ये दोनों वेव सुपर इंपोज हुई मिली, तो यानी कि यहां पे हुआ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब ही क्या होता है, दो वेव्स का मिलना। जब ये वेव्स यहां पे मिलेंगी तो ये वेव्स इस पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोड्यूस करेंगी अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स, यानी कि y नेट ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू y1 प्लस y2। यहां पे दोनों वेव्स सुपर इंपोज करने के लिए पार्टिकल को ऊपर उठा रही हैं, तो सुपर इंपोजिशन की वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 सेंटीमीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया ऊपर को। अगर बाय द वे लेट्स सपोज y2 पार्टिकल को नीचे लेके जाना चाहती -6, तो हम लिखते हैं +5 प्लस -6 सेंटीमीटर यानी कि -1 सेंटीमीटर। इन दैट केस आपका पार्टिकल जो है वो अपने बेस से नेट 1 सेंटीमीटर नीचे को डिस्प्लेस करता है ऐसे ऑन सुपर इंपोजिशन। और यहां पे ध्यान रखिए कि इंडिविजुअल वेव के ऊपर दूसरी वेव का कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि इंडिविजुअल वेव जो है वो पार्टिकल को 5 सेंटीमीटर ही लेके जाती और जो सेकंड वेव है सपोज वो 6 सेंटीमीटर ही लेके जाती। हाँ, जब दोनों वेव सुपर इंपोज होंगी तो ड्यू टू सुपर इंपोजिशन देयर कम्स अ इंटरफेरेंस, यानी कि दो वेव्स का मिलन होगा। अब वो मिलन कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि दोनों में फेज सेम है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, फेज डिफरेंट हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। वो क्या चीज है वो हम इंटरफेरेंस में समझेंगे, पर यहाँ पे समझिए आम भाषा में कि दोनों वेव्स अगर ऊपर को ही पार्टिकल को लेके जा रही थी उस टाइम पे जिस टाइम पे दोनों वेव्स पार्टिकल पॉइंट P पे रीच करती हैं तो वो दोनों वेव्स की वजह से नेट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगी। अगर नीचे को लेना चाहते हैं तो नीचे को नेट डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक वेव ऊपर और एक वेव नीचे लेके जाना चाह रही थी उस टाइम पे उस पार्टिकल को जब वो दोनों सुपर इंपोज हो रही हैं या पहुंच रही हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो y1 प्लस y2 का वेक्टर सम होगा। या जितनी मर्जी वेव्स हो उन सब का नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो आप ऐड कर सकेंगे वेक्टोरिकली, देन यू आर एबल टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम which is vibrating due to these two waves or number of waves when they are superimposing on each other. This is called superposition principle. तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा टॉपिक और समझ लो यहाँ पे मतलब कोहेरेंट सोर्सेस। कोई भी ऐसे दो सोर्स ऑफ लाइट जो कॉन्टिन्यूसली लाइट को इमिट करेंगे और उन लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो, उन लाइट्स के बीच में फेज सेम हो या अगर फेज डिफरेंस हो तो वो कांस्टेंट हो, थ्रू आउट द मोशन फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो ऐसे सोर्सेज को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। और एक मैंने और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि दो इंडिविजुअल सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हो सकते, नो टू इंडिविजुअल सोर्सेज कैन बी कोहेरेंट सोर्सेज। तो सर कैसे बनाएंगे, फिर बनाएंगे नो टू इंडिविजुअल सोर्सेज कैन कोहेरेंट सोर्सेज, वो आपको समझाएंगे पुत्र इंटरफेरेंस में नेक्स्ट लेक्चर में। और इन दोनों की इंपॉर्टेंस ही हमें इंटरफेरेंस और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को समझने में है, जहां पे ये प्रूव कर दिया गया था कि लाइट जो है वो बेसिकली क्या है, वेव नेचर बियर करती, ठीक है ना। जो न्यूटन ने काप्सुलर थ्योरी दी थी उसके अगेंस्ट ये सारी बातें हम स्टडी कर रहे हैं, या ये कह लीजिए उसके साथ साथ हम ये सारी बातें स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर यंग सर ने, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने
फिर इस चीज को सपोर्ट किया विद हिज ऑन एक्सपेरिमेंट दैट्स कॉल्ड YDSA, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।